देहरादून में पीआरडी मुख्यालय में प्रांतीय रक्षक दल का प्रथम स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान पीआरडी जवानों के द्वारा शानदार रैतिक परेड का आयोजन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पीआरडी के लोगो और ध्वज का भी अनावरण किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कोरोना काल में शहीद हुए पीआरडी जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि भी वितरित की। देखिए, पीआरडी जवानों को लेकर उनके स्थापना दिवस को हम लोगों ने 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया और ये पहली बार हुआ उत्तराखंड बनने के बाद में जिस दिन पीआरडी जवानों की स्थापना दिवस को हम लोगों ने उत्सव के रूप में मनाया। और इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में निश्चित रूप से उनके जो अब तक में बहुत सारी ऐसी मांगे जो लंबे समय से चली आ रही थी, उन विषयों को मैंने वहाँ पर मंच के माध्यम से रखा और उनको पूरा भरोसा दिलाया है कि आने वाले वक्त में पीआरडी जवानों का भविष्य और सुरक्षित हो सके, 300 दिनों का रोजगार उनको प्राप्त हो सके, उनके किसी भी क्योंकि वहाँ पर हमने ऐसी महिलाओं को भी जो है कुछ आर्थिक मदद करी है जिनके पति जो है काम करने के दौरान में किसी भी घटना के जो है वो शिकार हो गए, तो वो मृत आश्रित में अपने लिए व्यवस्था चाह रहे थे, तो उसका भी मैंने वहाँ पर आश्वासन दिया है कि ऐसे परिवार के लोग जो कि पीआरडी जवान यदि ऑन ड्यूटी उसकी डेथ होती है तो उनके परिवार में से निश्चित रूप से किसी न किसी को जो है रोजगार में लगाया जाएगा, यह भी उनको साथ आश्वासित किया है। इसके अतिरिक्त यदि हमारे पास में 9,300 पीआरडी जवान हैं, जिसमें मात्र 600 कुछ संख्या में जो है हमारे पास महिला पीआरडी जवान हैं, जो कि बहुत संख्या कम है, उसको देखते हुए मैंने ये बात कही है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने 30% का क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में करने का जो है वो कानून पास किया है, ठीक उसी प्रकार से 30% कम से कम महिलाओं को भी पीआरडी जवान के रूप में जो है स्थापित करने का काम जो है हम करेंगे ताकि महिलाएं और सशक्त हो सके। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु थे जो उनके हितों को लेकर जो हम ये कहते हैं, अब तक में एक्ट में ये व्यवस्था है कि व्यक्ति जो है वो 50 वर्ष तक ही जो है वो जॉब कर सकता है, उसके बाद में वो रिटायर हो जाता है। तो यह व्यवस्था देने जा रहे हैं कि जो 60 वर्ष यानी कि 10 वर्ष की उनको जो है और उनका सेवा काल का विस्तार जो है हम बढ़ाने का काम करेंगे। ये आगे चलकर उनके एक्ट में हम लोग संशोधन करेंगे। तो और गर्भवती जो हमारी पीआरडी महिला जवान है, ऑन ड्यूटी विवाह होने के उपरांत में ऑन ड्यूटी गर्भावस्था धारण करने के उसमें जो है उसको छुट्टी अनुमन्य हो सके और उसकी छुट्टी का किसी भी तरीके से वेतन से कटाव ना हो, उसको भी हम जो है एक्ट में संशोधन करते हुए वो व्यवस्था उसे देंगे। तो ये सारी बातें हैं जो कि पीआरडी जवानों के हित में जो है उनको आश्वासन दिया गया है। निश्चित रूप से विभाग ने उसके प्रस्ताव लगभग तैयार होकर वित्तीय स्तर पर जो है वो पहुंचा हुआ है। बहुत जल्द जो है कैबिनेट में लाते हुए इसका भी हम समाधान। हल्द्वानी का राजकीय मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से चर्चाओं में है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के जूनियर छात्र के साथ मोबाइल पर रैगिंग करने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन ने एक छात्र के खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना और हॉस्टल निष्कासन की कार्रवाई की है। वहीं 43 छात्रों के खिलाफ 25,000 रुपए जुर्माने की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 1 महीने पहले मेडिकल कॉलेज में प्रवेश समाप्त हुआ है। एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्रों की ओर से प्रथम वर्ष के छात्रों को वीडियो कॉल के जरिए गाली गलौज करने और मुर्गा बनाने के आरोप लगे हैं। देखिए, ये परसों रात की घटना है। ये सूचना हुई कि रात में 3 बजे जो सीनियर क्लास के बच्चे थे, उन्होंने जो फर्स्ट ईयर जो न्यू बैच है उनके बच्चों को जो स्टूडेंट थे रात में 2 बजे वीडियो कॉल करके उनके साथ कुछ अभद्रता करी, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके क्रम में इसमें एक जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है उसकी तत्काल आपातकालीन बैठक हुई और इसमें सभी दोनों जो ईयर के बच्चे थे उनसे बातचीत की गई और उसमें चूँकि सामूहिक रूप से ये निष्कर्ष निकल के सामने आया कि प्रत्यक्ष रूप से कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन मोबाइल पे अगर वीडियो कॉल पर भी किसी तरीके का कोई भी इस तरीके का शब्द कहा गया है जो कि एक बच्चे को बुरा लगा है, तो उसके क्रम में पूरे क्लास पर पेनल्टी लगाई गई है 25-25 हज़ार की। और जिस पर वीडियो कॉल जिसके फ़ोन पर आई थी, मतलब जिसने वीडियो कॉल करी थी, उसे 50,000 का दंड लगाया गया है। और इसके अलावा सभी के पेरेंट्स को भी लेटर जारी किया गया है। इन बच्चों को वार्न किया गया है कि अगर भविष्य में दोबारा किसी इस तरीके की इनके द्वारा पुनरावृत्ति की गई तो इनको विरुद्ध जो भी कड़ी कार्रवाई होगी, जो कि कमेटी जिसको रिकमेंड करेगी, वो की जाएगी।
तो उस पर यही होगा भाई, बाद में जब उसकी जो है पेरेंट्स अंडरटेकिंग देंगे कि इसे नहीं करेगा, अगर आगे कुछ करते हैं तो फिर इससे आगे जो है, क्योंकि पनिशमेंट बहुत ज़्यादा भी हैं, इससे आगे भी जा सकते हैं। उसका एकेडमिक सेशन रोक सकते हैं, सेमेस्टर से बाहर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कई प्रोविजंस हैं। लेकिन अभी चूँकि ऐसा इवेंट नहीं है कि इतना वो कोई फिजिकल हुआ कुछ, वो सभी चीज़ें नहीं हुई हैं, तो यही अपने आप में काफ़ी एग्जाम्पलरी होगा। भले पेरेंट्स कहते हैं आपने बहुत ज़्यादा फ़ाइन कर दिया, ये हो गया, हम कहाँ से पैसा लाएंगे, लेकिन हमने कहा इसमें चूँकि ज़ीरो टॉलरेंस है, तो इसमें दे कैन बी नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। लालकुआं के हल्दू चौड़ के नए बाजार स्थित समाज सेवी शुभम अंडोला के कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफार्मर लगाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश पर शुभम अंडोला ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि आखिर सच्चाई की जीत हुई। वहीं ट्रांसफार्मर लगाए जाने के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों और लोगों के द्वारा फिर से आंशिक विरोध जाहिर किया गया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मौके पर विद्युत विभाग के एसडीओ, पुलिस बल और नायब तहसीलदार मौजूद रहे। आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यहाँ पर जो है डबल पोल लगाया जा रहा है, और जो आज माननीय न्यायालय के आदेश हुए थे उसी क्रम में विद्युत विभाग और पुलिस विभाग और राजस्व विभाग यहाँ माननीय एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार यहाँ आया है, और आने के बाद वहाँ पोल लगाने की कार्रवाई चल रही है। नहीं, विरोध ऐसा कोई पुरजोर विरोध नहीं हुआ है, उनके लिए एक आदेश मांगा गया, तो वो आदेश की कॉपी हमने उनको मुहैया करा दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर आज यहाँ पर ट्रांसफार्मर लग गया है, तो बिल्कुल सही था, पहले भी सही जगह पर लग रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज हाईकोर्ट ने उनको सबक है, उनके लिए हम जनप्रतिनिधि के सबक है, आगे भविष्य में किसी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करेंगे। मैं तो हाईकोर्ट चले गया, सक्षम था, अगर अन्य कोई और होता तो ऐसे इतनी लंबी लड़ाई लड़ नहीं पाता, जिससे कि कई आखिर नुकसान। फैसला है कोर्ट का, हम सबको सम्मान करना चाहिए, ये कोर्ट के फैसले से ही हुआ है। विरोध हुआ था, सब आपस के लोग हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोर्ट के फैसले के अनुसार ही लगता है, और कोर्ट के सब सम्मान करते हैं। पुलिस प्रशासन पूरा पहुँचा है, कोर्ट ने आदेश किया था कलेक्टर लगभग 1 साल पहले, ठीक लगभग इसी दिन यहाँ पर ये इन्होंने संयोजन के लिए आवेदन किया था, इसके लिए पूरा फीस जमा की थी। जब हम यहाँ ट्रांसफर लगाने के लिए आए तो इनके द्वारा विरोध व्यक्त किया गया था। आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अब यहाँ पर इस ट्रांसफर को लगाया जा रहा है। अभी इसमें हल्का फुल्का विरोध किया गया था, जब उसमें माननीय एसडीएम साहब की जो निर्देश है उनको कॉपी दी गई, तो वो लोग शहीद स्थल झूला घर पर नगर पालिका के द्वारा बनाए जा रहे संग्रहालय के विरोध में राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने नियम विरुद्ध अवैध व्यावसायिक निर्माण करने का आरोप लगाते हुए एमडीडीए, वन विभाग और नगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नगर पालिका के द्वारा बिना किसी मानचित्र के शहीद स्थल के निकट निर्माण किया जा रहा है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने विरोध प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताया। देखिए, जो ये जैसे हम खड़े हैं, ये उत्तराखंड का शहीद स्थल है, जहां उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए 6 लोगों का बलिदान यहाँ पर हुआ है और उनका खून यहाँ पर बहा है, और हमारे सैकड़ों लोगों ने पुलिस की गोलियां खाई हैं, जेल यातनाएं झेली हैं, और उसके बाद ये राज्य की लड़ाई आगे बढ़ी और ये राज्य बना। लेकिन अफसोस ये है कि जो आज यहाँ पे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, नगर पालिका में बैठे हुए लोग हैं, इनका राज्य आंदोलन से कोई लेना देना रहा नहीं है। ये पूरे मसूरी को बेच रहे हैं, मसूरी की संपत्तियां बेच रहे हैं, और संपत्ति उन्होंने बेच दी है। लेकिन अब ये शहीद स्थल जो ये वाला है, इसको भी बेचने की फिराक में है। इन्होंने यहाँ पर एक होटल खोलने की फिराक में है, और जब यहाँ पर होटल खुलेगा तो यहाँ पर लोग शराब भी पियेंगे, यहाँ पे गंदगियाँ भी होंगी, यहाँ पर पूरा शहीद स्थल की जो गरिमा है वो खत्म हो जाएगी और पूरा ढक जाएगा ये। देखिए, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा जो ये विरोध करने वाले हैं, किस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं। मतलब कैफेटेरिया कोई अवैध काम है? अगर कैफेटेरिया बन रहा है उसके बगल में तो क्या दिक्कत है? नगर पालिका बोर्ड में एक प्रस्ताव पास हुआ था, सभी सदन की सहमति से बोर्ड प्रस्ताव शासन में गया था, और शासन से हमें अनुमति मिली थी कि यहाँ पे मसूरी में जितना भी मसूरी का इतिहास है और जो शहीदों का जीवन परिचय है, एक म्यूज़ियम इसका बनाया जाए, जिसमें हमारी नई जनरेशन को पता लग सके कि इस म्यूज़ियम में क्या क्या मसूरी का इतिहास रहा है। क्योंकि मसूरी 100-200 साल मसूरी को होने जा रहे हैं, और देश विदेश से पर्यटक मसूरी आते हैं, और काफ़ी चीज़ें मसूरी के बारे में इतिहास है जो बंद बक्सों में अंदर कैद हो रखा है। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव शासन को भेजा था, शासन ने उसमें हमें अनुमति दी, और जिस जगह पे वो म्यूज़ियम बन रहा है उस जगह पे पहले ट्रॉली का वेटिंग रूम हुआ करता था, उसको डिमोलिश करके हम उसमें नया तरीके से बना रहे हैं। कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। एमडीडी को हमने सूचित करके लिख दिया है सब लेटर्स, क्योंकि हमें इंटीमेट करना होता है। हमने 1 महीने पहले उन्हें इंटीमेट कर दिया था कि हम ऐसे यहाँ पे बनाना जा रहे हैं, और क्योंकि मुख्यमंत्री घोषणा भी थी उस टाइम, क्योंकि 2 सितंबर
दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी मसूरी आए थे और उनके सामने ये बात हुई थी कि भव्य म्यूज़ियम मसूरी में बनाया जाए, और उसी को देखते हुए हम यहाँ पे म्यूज़ियम का कार्य पालिका द्वारा किया जा रहा है। और जो विरोध कर रहे हैं केवल उनका राजनीतिक द्वेष भावना से ये विरोध है, कोई इसका औचित्य नहीं है। गिने चुने लोग हैं जिनका काम हमेशा विरोध करने का रहता है। कोई शहर में सभी लोग इसमें इसके साथ हैं। सबको बहुत खुशी है कि मसूरी में एक म्यूज़ियम बनने जा रहा है, और जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं इनका कुछ ना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट इस म्यूज़ियम से जुड़ा हुआ है। उनकी बहुत कुछ ना कुछ डिमांड इसके पीछे हो रही है, जिसको मनवाने के लिए वो अनैतिक प्रेशर पालिका एवं ठेकेदार पे बना रहे हैं। मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस और एनएसयूआई अध्यक्ष नवीन शाह के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज प्रांगण में प्रदर्शन किया और नारेबाजी के साथ प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनील पंवार का उनके कार्यालय में जाकर घेराव किया। छात्रों ने 6 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम, शौचालय में साफ सफाई और पानी की व्यवस्था के साथ साथ कॉलेज में शिक्षकों की कमी को दूर करने की मांग उठाई गई। देखिए, हमारी बहुत लंबे समय से मांगे चलती आ रही हैं और मुख्य मांगे हमारी शिक्षकों की कमी को लेकर है। साफ़ सफाई की व्यवस्था, जो छात्रों के लिए शौचालय है छात्रा का, वो बहुत गंदा रहने लगे है। क्लासों में धूल बैठी है, रेगुलर ये क्लास नहीं ले रहे। जब शिक्षक ही नहीं तो क्लास कहाँ से लेंगे? उससे बहुत गंदा प्रभाव पड़ रहा है। और आज हमने एक मांग और थी, हमारी लंबे से चल रही है अभी, जो हमारा रिजल्ट है, परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों भेदभाव हो रहा है एमपीजी कॉलेज के साथ? किसी छात्र नेता ने या किसी दूसरी पार्टी ने तो आवाज़ नहीं उठाई। डीवीएस का 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, 6th सेमेस्टर का भी आ गया, 2nd का भी आ गया। क्या एमपीजी कॉलेज के ही साथ सब भेदभाव होना है? ये जो श्रीनगर है, ये जो उनका प्रशासन है पूरा, ये भेदभाव करता है, कहीं ना कहीं भेदभाव करता है, छोटे कॉलेजों को महत्व नहीं देता है। हमारा जो रिजल्ट है वो आया नहीं है। हाँ, आज विद्यार्थियों ने जो ये ज्ञापन दिया है, इसमें इन्होंने कहा है कि द्वितीय और चतुर्थ और 6th सेमेस्टर की परीक्षाओं का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। इसमें हमने विश्वविद्यालय से बात की है और विदिन 1 वीक जो है ये रिज़ल्ट उन्होंने आश्वासन दिया है कि निकाल दिए जाएंगे। छात्रों के शौचालय की बात है और इसमें हमने पानी की व्यवस्था कर दी है, और जो और भी है उसको अभी देख लेंगे। उनकी जायज़ मांग है, इसको हम दिखवाते हैं। शिक्षकों की कमी काफ़ी लंबे समय से महाविद्यालय में चल रही है, तो छात्रों का नुकसान ना हो इसलिए हमारे जो है 7-8 संविदा शिक्षक काम कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी और मेहनत से वो कार्य कर रहे हैं, तो जिससे छात्रों का नुकसान ना हो। पुस्तकालयों में मैं मानता हूँ कि कुछ पुस्तकों की कमी है। एनईपी न्यू एजुकेशन जो नेशनल पॉलिसी है, उसमें हम नई बुक्स मंगाएंगे। इसका हम जो है अति शीघ्र इस समस्या का भी समाधान करने जा रहे हैं। और बाकी साफ़ सफाई की बात है, चारों तरफ जो है कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। एक दिन इन्हीं छात्रों के माध्यम से हम सेवा करवाएंगे, सेवा योजना में, और सभी जो भी है कर्मचारी भी, शिक्षक भी, हम इस व्यवस्था को सुधारने जा रहे हैं। क्या मानते हैं सर, जिस तरीके से मूलभूत सुविधाएं हो जानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। समय समय पे ये मूलभूत सुविधाएं ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर कभी पानी नहीं आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो उसको दुरुस्त किया जा रहा है। तो ठीक है, छात्र भी हमें बताते हैं कि भाई यहाँ पे ये कमी है, तो उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे एसएफए चैंपियनशिप ने देहरादून के युवाओं में फिटनेस और खेल के क्षेत्र में नई उमंग जगा दी है। पतंजलि ग्रुप हरिद्वार में कोच के पद पर तैनात परवेश सैनी ने कहा है कि चैंपियनशिप के जरिए हो रही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से बच्चे एक बड़े लेवल का अनुभव कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले भर से चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले युवा ही भविष्य में ओलंपिक्स और फीफा जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलेंगे। हमारे गुरुकुल से लगभग यहाँ सर 150 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें बैडमिंटन के बच्चे, बॉक्सिंग के बच्चे, कबड्डी के बच्चे, योग के बच्चे, चेस के बच्चे, इन सभी गेम्स में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। आज हमारे बच्चों का कबड्डी का मैच था, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है बच्चों का। लास्ट ईयर आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पर लिखा है कि पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार चैंपियन। तो लास्ट ईयर हमारी जो टीम थी वो चैंपियन थी। कैश प्राइज़ भी यहाँ से विन किया था, बच्चों ने जीत कर ले गए थे। तो इस बार भी हमारा जो रिजल्ट है, पॉइंट है, वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। पूरी उम्मीद है, बच्चों पर पूरा भरोसा है कि वो इस बार भी हमें जिताएंगे। और ये जो एसएफए का जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को अपना एक स्किल्स का जो प्रैक्टिस करता है बच्चा, उसका एक
लेवल पता चल जाता है प्रैक्टिस के थ्रू। तो काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट थे, काफ़ी अच्छा सपोर्ट था और पानी की व्यवस्था, बाकी सभी व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। जनपद रुद्रप्रयाग के किंजनी गांव में इन दिनों पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह है। ग्रामीणों ने बताया कि विगत 10 वर्षों के बाद यहां पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। इस पांडव नृत्य में चक्रव्यूह सांस्कृतिक कार्यक्रम ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं चक्रव्यूह को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ये देश सनातन धर्मावलंबियों का देश है और रामायण और महाभारत हमारे सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक हैं और हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। और उत्तराखंड के गांव-गांव में जिस तरह से पांडव नृत्य का आयोजन होता है, चक्रव्यूह, कमल व्यूह, तमाम जो व्यूह हैं उनकी यहाँ पर प्रस्तुति दी जाती है। ये इस बात का द्योतक है कि पहाड़ के लोग जो हैं वो अपनी संस्कृति के प्रति सजग हैं और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बेशक पाश्चात्य जो सभ्यता है, पाश्चात्य जो संस्कृति है, उसका बहुत बड़ा हमला हमारी भारतीय संस्कृति पे हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ये छोटे छोटे गांव अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। इसके लिए मैं यहाँ का जो आयोजक मंडल है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये परंपराएं हैं उत्तराखंड की ख़ास तौर पे वो इसी तरह से जीवित रहे और हमारी जो पहचान है वो कायम। हमारे गढ़वाल क्षेत्र के लिए बहुत ही शुभ दिन होते हैं और हमारे आजकल पूरे जनपद में भिन्न भिन्न गांवों में आजकल हमारे पांडव नृत्य हो रहे हैं और चक्रव्यूह, कहीं कमल व्यूह, कहीं मकर व्यूह, ये सारे हो रहे हैं। और इससे हमें ये ज्ञात होता है कि हमारा अभी भी जो पहाड़ की हमारी जो धरोहर है वो अभी जीवित है हमारे गाँव में। कहीं ना कहीं अभी हमें ये चीज़ें संजो के रखनी है। इससे हमारी जो आगे की पीढ़ियाँ हैं वो भी हमारे समाज की तरफ झुकेंगी कि हम लोग पहले किस तरफ थे और अभी भी हम अभी उस तरफ हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से आज ग्राम सभा किंजानी में एक भव्य आयोजन चक्रव्यूह का आज है, जो पांडव लीला के बीच में चक्रव्यूह का आयोजन है और इससे पूरे क्षेत्र में खुशहाली का माहौल बना हुआ है। और इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन, क्योंकि हम देवभूमि के लोग हैं और हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज है, हमारे आराध्य हैं और इनको जीवित रखने के लिए निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम हर हमारे पहाड़ में जहाँ देवभूमि है वहाँ हर जगह होने चाहिए। और लगातार हमारी इस घाटी में जगह जगह इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। इससे हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर जो है उसको जीवित रखने का काम करते हैं और प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम मुझे लगता है हर जगह, हर गाँव में होने चाहिए, जिससे हम हमारी संस्कृति जीवित रहे। इस समय हम मौजूद हैं मोहन खाल से स्थित किंजानी गांव में, जो कि यहाँ पर पांडव नृत्य का भव्य आयोजन हो रहा है। पिछले 1 महीने से जो पांडव नृत्य है उसका यहाँ पर आयोजन हो रहा था और आज बड़ी मात्रा में जो चक्रव्यूह है उसका मंचन यहाँ पर हो रहा है। अभी तक की हम बात करें तो जो पांडव लीला में देखते हैं कि जो अभिमन्यु हैं वो कौरवों की जो बीच में हैं वो फंसे हुए हैं, जबकि भीम बाहर ही उनको रोका गया है कौरवों के द्वारा। और अब जो 2 द्वार हैं अभिमन्यु के द्वारा उनको तोड़ दिए गए हैं। पहले द्वार पर जो जयद्रथ थे उनके साथ कड़े संघर्ष में जो अभिमन्यु हैं वो उसको तोड़ने में सफल होते हैं। और जो यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं भरत सिंह चौधरी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो किंजानी गांव के लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं। कहीं ना कहीं यह चक्रव्यूह अपने आप में एक ऐतिहासिक चक्रव्यूह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग आए हुए हैं। और जो चक्रव्यूह है कहीं ना कहीं इससे एक सीख और मिलती है कि आज भी जो धर्म है, जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, वो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। संदीप बर्तवाल।